हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास टॉपिक लेते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एंड द चैप्टर इज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें इस टॉपिक ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, इसको शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो आज बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से बिहेव करता है, यानी कैसा होता है इन कंपेरिजन टू अदर कंपाउंड। सो बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehydes and ketones are higher than alkane and ethers having comparable molecular masses, but lower than those of alcohols having almost similar molecular masses. Boiling point of aldehydes and ketones are higher than alkane and ethers having comparable molecular masses but lower than those of alcohols having almost similar molecular masses. यदि कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन और ईथर कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, जबकि अल्कोहल के कंपेरिजन में कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ लिखते हैं कंपाउंड, देन molecular masses and then लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट भी। तो पहले कंपाउंड लेते हैं नॉर्मल ब्यूटेन एंड दूसरा कंपाउंड इज मिथॉक्सी मीथेन, और यू कैन से मिथॉक्सी इथेन, and third is propanol, then acetone, and then propane-1-O. इसका मोलिकुलर नॉर्मल ब्यूटेन का मोलिकुलर मास होता है
58, मिथॉक्सी इथेन का होता है 60 एंड देन प्रोपानॉल का होता है 58 और एसीटोन का भी होता है 58 और प्रोपेन डैश 1-4 का होता है 60। 1 2 3 4 5 5 है। और इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 270, इसको हम लिख सकते हैं इन केल्विन। 273, इसका होता है 281, देन 322, 329 एंड 370। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल ब्यूटेन अल्केन है, यानी हाइड्रोकार्बन में अल्केन ग्रुप में आता है नॉर्मल ब्यूटेन। आगे ए एन ई लगा है, इसमें अल्केन है। यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन इज ईथर, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप के साथ इथेन जुड़ा हुआ है तो इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। एंड प्रोपानॉल लास्ट में एल जुड़ा है तो एल्डिहाइड है, और यहाँ पे एसीटोन ओ एन ई जुड़ा हुआ है तो कीटोन, और यहाँ पे ओ एल जुड़ा हुआ है लास्ट में, दिस इज अल्कोहल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, ये ईथर है। इसका बॉइलिंग यहाँ पे देख रहे हैं ऑलमोस्ट सबका मोलिकुलर मास सेम है, 58 60 में ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्केन का और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 273 और 281 है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 328 322 और 329 आ रहा है, यानी कि अल्केन से और ईथर से ज़्यादा आ रहा है। जबकि सबसे लास्ट में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 370 आ रहा है, जो एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है लाइक दिस। कार्बोनिल ग्रुप दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। और कार्बोनिल ग्रुप स्लाइटली पोलर होता है, यानी कि क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपेरिजन में, इसलिए इसका जो बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही शिफ्ट होता है तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज हो जाता है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच, एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। उस तरह से ये ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, उस तरह ये ऑक्सीजन भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरह से दिस इज डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरह से वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़ जाता है, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग
is slightly stronger than this weak dipole attraction bond. तो इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन और एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है. दिस इज द रीजन. देन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सोलुबिलिटी. Point number 2 is solubility. फर्स्ट हमने बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड साइड कीटोन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सोलुबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यहाँ देखते हैं. सोलुबिलिटी. सोलुबिलिटी में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having maximum carbon atom up to 5, just bracket में C5. So aldehydes and ketones having maximum carbon atom up to 5 are soluble in water. यदि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन इस कंपाउंड में यदि उसमें मैक्सिमम कार्बन एटम यदि 5 तक होता है तो वो वाटर में सोलुबल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मिथानॉल या इथेनॉल या एसीटोन etc. जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल या एसीटोन, ये दोनों एल्डिहाइड है और एक तीसरा कीटोन है. सो इसमें जो कार्बन एटम होता है तीनों में वो 5 या 5 से कम होता है. तो ये जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोलुबल होते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज solubility of aldehydes and ketones decreases on increasing the size of alkyl और एराइल ग्रुप. यदि कंपाउंड में अल्काइल और एराइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तो सोल्युबिलिटी घटती जाती है. सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द अल्काइल या एराइल ग्रुप. Solubility of aldehydes and ketones decreases, यहाँ पे लिख सकते हैं in water on increasing the size of alkyl या एराइल ग्रुप्स.
solubility of aromatic aldehydes and ketones are lesser than those of solubility of aromatic aldehydes and ketones are lesser than those of corresponding aliphatic compounds, since or you can say due to larger size of aryl group, लार्जर साइज ऑफ एराइल ग्रुप, यानी एराइल ग्रुप का साइज चूंकि बड़ा होता है इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का सोलिबिलिटी होता है वो कम होता है. सोलिबिलिटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेसर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एराइल ग्रुप. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. तो हम देख रहे हैं कि जो स्मॉलर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं जिनमें कि कार्बन एटम कम होता है यानी अप टू 5 होता है तो उसका वो वाटर में सोल्यूबल होता है. लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप का साइज बढ़ जाता है यानी C5 यानी कार्बन एटम की संख्या 5 से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर सोल्यूबिलिटी घट जाती है. और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लेसर सोल्यूबल और यू कैन से आर लेसर. सोल्यूबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज in case of aromatic aldehyde and ketones in comparison to corresponding aliphatic compounds. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एराइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ एराइल ग्रुप. इसका रीजन क्या है? यानी कि स्मॉलर ग्रुप वाटर में सोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन में वो चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू कार्बन. तो यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज. सो ये वाटर के हाइड्रोजन एटम से बॉन्डिंग बना देगा. डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस. तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कीटोन है या यहाँ पे एल्डिहाइड हो सकता है. यहाँ पे एक यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप जैसा पे यदि एक हटा के यहाँ पे एक जोड़ देते हुए एल्डिहाइड हो जाएगा. और तो ये CO इज द कार्बोनिल. CO कार्बोनिल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पर चार्ज हो जाता है. यानी जो बॉन्ड पेयर है स्लाइटली शिफ्टेड टू ऑक्सीजन तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और ये यहाँ पे स्लाइटली कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. ये जो ऑक्सीजन है वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बना हाइड्रोजन के एटम से बॉन्डिंग बना देता है. और यू कैन से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है और यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन एटम है एल्डिहाइड या कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग बनाता है. इस तरह से ये आपस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं जिसकी वजह से जो छोटे होते हैं जो साइज में छोटे कीटोन्स एल्डिहाइड होते हैं वो आसानी से वाटर में डिजॉल्व होते हैं क्योंकि वाटर में सोलिबिलिटी अच्छी होती है. लेकिन जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है जैसे अल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा
तो वैसे वैसे फिर ये सोलबिलिटी इनकी घट जाती है। तो वाटर में सोलबल होने के कारण ये है क्योंकि आपस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं। And the third physical property is smell. अभी हमने आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, पहला बॉइलिंग पॉइंट एंड दूसरा सोलबिलिटी, एंड द थर्ड फिजिकल पॉइंट इज स्मेल. Smaller aldehydes are unpleasant, और इसको आप पंगेंट भी बोल सकते हैं इन स्मेल. स्मॉलर एल्डिहाइड्स आर अनप्लीजेंट, यानी कि उसको स्मेल करने में अच्छा नहीं लगता है, या पंगेंट इन स्मेल. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉलर एल्डिहाइड मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, एंड हायर एल्डिहाइड्स आर प्लीजेंट इन स्मेल. देखिए जो जिन एल्डिहाइड्स का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो उनका स्मेल प्लीजेंट होता है, यानी ठीक होता है. Almost all ketones are pleasant in smell. यानी कि जो स्मॉलर एल्डिहाइड्स होते हैं वो अनप्लीजेंट होते हैं या आपस में पंगेंट होते हैं स्मेल में, जबकि हायर एल्डिहाइड्स एंड ऑलमोस्ट ऑल कीटोन्स आर प्लीजेंट इन स्मेल. इसीलिए इनके कुछ कंपाउंड जो है वो परफ्यूम्स बनाने में भी काम आते हैं. परफ्यूम्स के उसको मिक्स करके उसका स्मेल ठीक किया जाता है. Then chemical reaction, yeah, chemical reaction, या इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप और
तो और ये सपोज कार्बोनिल ग्रुप के साथ E और B लिंक है और कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ लिंक है। तो चूंकि ये ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो बॉन्ड पेयर स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पर डेल्टा प्लस चार्ज हो जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्लेनर, और यू कैन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से यहाँ पे लिंक होता है। प्लस न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है और हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज ना हो, तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफिल पे कोई लोन पेयर होगा, वो भी न्यूक्लियोफिल होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिल में न्यूक्लियोफिल को NU से दिखाए हैं और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियोफिल है। इट मीन्स कि ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो न्यूक्लियोफिल वहाँ अटैक करता है जहाँ कार्बन की कमी होती है। इलेक्ट्रोफिल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है। इलेक्ट्रोफिल वहाँ अटैक करता है, जबकि न्यूक्लियोफिल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो डेल्टा प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये कार्बन न्यूक्लियोफिल पे अटैक करेगा। और कार्बन पे न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियोफिल पे माइनस चार्ज था और यहाँ पे प्लस चार्ज था, और माइनस प्लस जाके यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और ये कार्बन के साथ लिंक हो गया, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ये जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड फर्दर ऑक्सीजन प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा यहाँ से। नेक्स्ट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोटॉन ले लेगा, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन पे, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफिल ऐड होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिल ऐड होता है तो उस केस में यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाए इसका, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और यहाँ पे कार्बन इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, सो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है,
न्यूक्लियोफिल के अटैक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एंड लास्ट स्टेप में जब यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन ले लेके यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, यानी कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के बाद न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाता है और यहाँ पे कार्बन इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे 2 बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन के नीचे और एक प्लेन के ऊपर। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जब न्यूक्लियोफिल अटैक करता है तो जैसे ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफिल अटैक करता है वो सीधा परपेंडिकुलर करता है, क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पे कार्बन है तो ये इसके जो बॉन्ड है वो प्लेन में ऐसे, तो जस्ट इसके 90 डिग्री पे न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में एक बॉन्ड उसका प्लेन के नीचे या प्लेन के ऊपर ऐड होता है। सो दिस इज ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिल कार्बन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से अब एडिशन रिएक्शन होता है, जिससे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड देन फर्दर इन रिएक्शन ऑक्सीजन accepts the proton and converted to neutral compound. Then इसी में रिएक्टिविटी, ये तो हमने बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करता है। सो ये दिस इज न्यूक्लियोफिल और यहाँ पे कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, सो यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन रिएक्शन से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और लास्ट में न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है। देन रिएक्टिविटी, यानी इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव than कीटोन्स। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड से हो सकता है, कीटोन हो सकता है। यहाँ पे ए और बी का जब हम चेंज करें, यदि दोनों ए और बी दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन होगा, और यदि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है दूसरा हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड्स होगा। तो यदि हम दोनों की कंपेयर करें एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन। तो ऐसा क्यों होता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो एस्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा कारण है उसका इलेक्ट्रॉनिक रीजन है। एस्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कि जैसे यदि हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि यहाँ पे R H COO, दिस इज कीटोन, और दूसरे केस में RHCOO एल्डिहाइड। एस्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 बड़े बड़े कीटोन में 2 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल ऐड करने में, यानी वहाँ पे न्यूक्लियोफिल को अटैक करने में मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है। कीटोन में ये दोनों बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिल को अटैक करने में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए कीटोन का रिएक्टिविटी कम होता है। जबकि यहाँ देख रहे हैं कि 2 की जगह पे यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इन कंपैरिजन टू कीटोन एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिल को अटैक करना आसान होता है, इसलिए एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है।
एंड दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मीन्स कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसकी वजह से यहाँ न्यूक्लियोफिल अटैक करता है। जब जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होगी उतनी ही आसानी से न्यूक्लियोफिल यहाँ पे ऐड होगा, अटैक करेगा। लेकिन हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो हमने बताया कि जितना ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी ही आसानी से न्यूक्लियोफिल ऐड होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 लगा हुआ है, इसलिए जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रिलीज कर देगा तो उतनी आसानी से या उतना तेजी से न्यूक्लियोफिल यहाँ पे ऐड नहीं होगा। उस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ये भी रिलीज करेगा लेकिन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा जितना ज़्यादा कीटोन ग्रुप में होगा, क्योंकि कीटोन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को रिलीज कर देगा, यहाँ पे कम करेगा। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रिलीज होगा अल्काइल ग्रुप के द्वारा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा न्यूक्लियोफिल का ऐड होना आसानी से यहाँ पे न्यूक्लियोफिल ऐड हो जाएगा या अटैक कर सकता है। सो एक पहला कारण है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी जो पोलैरिटी है कार्बन की वो घट जाती है। कार्बन जितना ही पोलर होगा न्यूक्लियोफिल का अटैक करना उतना ही आसान होगा। और चूंकि 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे इसकी पोलैरिटी घट जाती है कार्बन की। यहाँ पे चूंकि 1 है इसलिए यहाँ पे कार्बन की पोलैरिटी ज़्यादा। अब इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ रिएक्शंस लेते हैं। ये तो मैंने एक जनरल आपको मैकेनिज्म समझाया और उसकी रिएक्टिविटी। इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो इसको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है और कीटोन्स की कम क्यों होती है, या उसका मैकेनिज्म क्या होता है। सो कुछ एग्जांपल्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, जैसे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड दैट इज HCN। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन साइनाइड का ऐड होना। सो HCN in basic medium OH minus converted to cyanide ion and plus water molecule, and this यहाँ पे देखिए साइनाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये न्यूक्लियोफिल होगा। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिल कार्बन एटम पे अटैक करता है। डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस और प्लस साइनाइड आयन
यहाँ पे कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, तो यहाँ पे साइनाइड, क्योंकि ये साइनाइड इज न्यूक्लियोफिल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस पे अटैच, मैंने वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ कार्बन पे अटैक करके कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना देता है। और फर्दर रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोटॉन ऐड कर लेता है अपने साथ और न्यूट्रल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इसलिए कि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 कोई जुड़ सकते हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, या एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। 2 अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन होगा, और एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन मिलेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और दिस इज साइनोहाइड्रिन, क्योंकि एक साइनाइड है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, साइनोहाइड्रिन। So when aldehyde or ketone reacts with hydrogen cyanide, converted first to tetrahedral intermediates and then ultimately cyanohydride, and this reaction is catalyzed by the base, यानी कि base is hydroxyl group या hydroxide ion. Next reaction is addition of sodium hydrogen sulfide, carbonyl of aldehyde or ketone and plus sodium hydrogen sulfide NaHSO3 gives the addition product carbon ONA. This is proton transfer. Bisulfide addition product. So when aldehyde and ketones reacts with sodium hydrogen sulfide, it gives addition product like bisulfide addition product. C is addition of Grignard reagent. Grignard reagent. Addition of Grignard reagent. Carbonyl of aldehyde or ketone
and plus ग्रेनाइड एजेंट इज RMgX को ग्रेनाइड एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा माइनस, उस तरह से यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस। इसका लिए फर्दर हाइड्रोलिसिस यदि होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस MgOH एंड दिस इज अल्कोहल। तो सबसे पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड ऑफ कीटोन रिएक्ट्स व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ग्रेनाइड एजेंट, इट इज कन्वर्टेड टू एडिशन प्रोडक्ट। Addition product, and when addition product on further hydrolysis in presence of acid converted to alcohol. Then D is addition of ammonia and its derivatives. Addition of ammonia and its derivative, यानी अमोनिया का या अमोनिया से बना हुआ कंपाउंड का एडिशन, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सो कार्बन डबल बॉन्ड O एंड प्लस H2N Z। So So when aldehydes and ketones react with ammonia or derivative of ammonia, it is converted to addition product, और एडिशन प्रोडक्ट का जब फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है तो ये उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है इस प्रोडक्ट का, और डिहाइड्रेशन होने के बाद फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे वेयर जेड इक्वल टू कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ आपने लिखा हमने H2NZ, तो जेड की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है या कोई और ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। लास्ट में एडिशन ऑफ अल्कोहल्स ई,
he is addition of अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में अल्कोहल का ऐड होना। RCHO एल्डिहाइड R-OH, this is alcohol, and in presence of dry HCl, this is aldehyde, so it is converted to RCHO, R dash and OH. R dash OH RCH OR dash and O R dash and plus H2. This is hemiacetal and this is acetal. And next, when ketone, दो अल्काइल ग्रुप and plus ethylene glycol, यानी कि CH2OH and CH2OH. Condition is same, is the dry HCl and CR plus H2O. This is ethylene glycol keter. So when aldehyde reacts with one molecule of alcohol in presence of dry HCl, it is converted to hemiacetal and it gives the additional product hemiacetal. And on further reaction with another molecule of alcohol in presence of acid, it is converted to acetal. When aldehyde reacts with one molecule of alcohol in presence of diacetyl, it is converted to additional product that is called hemiacetal. And when hemiacetal, when reacts with another molecule of alcohol in presence of acid, it is converted to acetal. Hemiacetal means यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अल्कोक्सी ग्रुप है, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि जब कार्बन एटम से एक अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ जिसको बोलेंगे हेमिएस्टर, ओ आर ग्रुप, इसको अल्कोक्सी ग्रुप को ओ आर ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ओ आर, क्योंकि आर डैश दिखा हुआ है क्योंकि ये वाला अल्काइल ग्रुप अल्कोहल से आया हुआ, इसलिए उसको आर डैश दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम से एक अल्कोक्सी ग्रुप ओ आर डैश ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज द हेमिएस्टर। और यहाँ पे दो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस सेम कार्बन एटम से दो अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए दैट इज एसिटल। और एसिटल का हाफ करेंगे तो हेमिएस्टर, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है इसलिए इसको हेमिएस्टर, यहाँ पे दो है इसलिए इसको एसिटल। एंड व्हेन कीटोन reacts with ethylene glycol
इट इज कन्वर्टेड टू इथिलीन ग्लाइकोल केटल, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप से इथिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल केटल। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी एंड स्मेल ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन, एंड कुछ केमिकल रिएक्शन बताया, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो अटैक करता है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एंड देन एल्डिहाइड कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, और यदि डिफरेंस होता है तो ऐसा क्यों होता है। एंड देन लास्ट में कुछ हमने एग्जाम्पल आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और इस टॉपिक के इस चैप्टर के कुछ और बाकी जो टॉपिक होंगे वो दूसरे क्लास में आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।